नीतीश कुमार के 5 महीने भी नहीं हुए और उनको इस्तीफा देना पड़ा, या फिर नीतीश कुमार के साथ किसी ने छल किया ये नारा देकर। नीतीश कुमार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिन फैसलों की एक कड़ी आप देखें तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि नीतीश कुमार ने बहुत मेहनत करके अपनी कुर्सी, अपनी पार्टी और पार्टी का रुतबा बना करके रखा। कि जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें एनडीए गठबंधन की एक अग्नि परीक्षा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भीतर की बात लेकर के आपके सामने हाजिर हैं और भीतर की बात में हम आपसे कुछ ऐसी बातें करने जा रहे हैं जो आपके मन में भी उमड़ घुमड़ हो रहा होगा। और बिहार की राजनीति में अचानक से एक बार फिर से एक वैक्यूम आया है जिसको ठीक करने की कोशिश सत्ता पक्ष से की जा रही है। हालांकि विपक्ष भी धड़ाधड़ बैठकें कर रहा है, लेकिन आज से 9 महीना पहले एक सरकार बनी थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी। और इस 35 सालों में बिहार की जनता ने, 14 करोड़ जनता ने जो मैंडेट दिया था, उस मैंडेट में नीतीश कुमार को 5 साल के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते थे और इसी का वो वोट भी था। लोगों के मन में ये बात थी कि नीतीश कुमार का शायद ये अंतिम चुनाव हो, इसलिए नीतीश कुमार को एक बार फिर से मौका दिया जाए, जो अधूरे काम है वो नीतीश कुमार पूरा कर लेंगे। लेकिन नीतीश कुमार के 5 महीने भी नहीं हुए और उनको इस्तीफा देना पड़ा। मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्होंने छोड़ दी, जबकि ये दावा कर रहे थे। उनका ऑफिस के बाहर आप देखिएगा तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था 25 से 30 फिर से नीतीश। इस नारे का क्या हुआ? क्या नीतीश कुमार ने लोगों से जो वादा किया था भ्रम में रखा था, या फिर नीतीश कुमार के साथ किसी ने छल किया ये नारा देकर? क्योंकि अब तक जितने भी नारे गढ़े गए हैं सब नीतीश कुमार ने अपनाया है। नीतीश कुमार ने लोगों से वादा किया 2015 में कि भले ही हम आ रहे हैं लालू प्रसाद के साथ, लेकिन हम अपनी आइडियोलॉजी से समझौता नहीं करेंगे। जब 2005 में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के बिहार में मुख्यमंत्री बने, तब भी उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी, उसके आइडियाज, उसके जो फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले से इतर हम बिहार में सुशासन का राज करेंगे। राम मंदिर से लेकर के जितनी भी चीजें कही जा रही थी, उन सभी चीजों के बारे में नीतीश कुमार ने कहा किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। लोगों ने भरोसा किया और नतीजा आपके सामने है। लेकिन अचानक नीतीश कुमार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिन फैसलों की एक कड़ी आप देखें तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि नीतीश कुमार ने बहुत मेहनत करके अपनी कुर्सी, अपनी पार्टी और पार्टी का रुतबा बना करके रखा। लेकिन क्या अब नीतीश कुमार उस लायक नहीं रह गए? क्या जनता दल यूनाइटेड के भीतर कोलाहल है? क्या जनता दल यूनाइटेड अब पुरानी वाली नहीं रह गई है? जनता दल यूनाइटेड के भीतर गुटबाजी जबरदस्त है। क्या जनता दल यूनाइटेड में खुल्लम खुल्ला विद्रोह हो रहा है? क्या संजय झा बनाम ललन सिंह होने जा रहा है? या फिर यह भी आप कह सकते हैं कि क्या नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी के हाथ में जो मुख्यमंत्री की कुर्सी आई है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी एक बड़ा विवाद है। हर किसी को लगता है कि वो नीतीश कुमार की जगह ले सकता है और उसे मुख्यमंत्री बनने का पूरा पूरा हक है। इसको लेकर के लड़ाई हो रही है। यानी देखा जाए तो पिछले 3 महीनों में जब से नीतीश कुमार ने छोड़ा है, लगभग 2 महीने से कुछ दिन ज्यादा हुए, और नीतीश कुमार ने जैसे ही कुर्सी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के हाथ में मुख्यमंत्री की कुर्सी दी, उसके बाद से बिहार में उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एक तरफ जहां जनता दल यूनाइटेड के भीतर लगता है लोगों को कि मुझे बनाया जा सकता था, मुझे बनाया जा सकता था, मेरे ऊपर भरोसा किया जा सकता था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी बिल्कुल उसी अंदाज में कह रही है और वो लोग सोच रहे हैं कि मुझे मौका मिल सकता था। लेकिन यहां के बाद से जो विद्रोह है वो किस दिशा में जा रहे हैं? क्या एनडीए गठबंधन को तबाह बर्बाद करने की साजिश है, या क्या कुछ होने जा रहा है? ये सारी बातें हम आपसे करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बात कर दें कि जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें एनडीए गठबंधन की एक अग्नि परीक्षा है। और इस परीक्षा में सम्राट चौधरी हो, ललन सिंह हो, संजय झा हो, या फिर नितिन नवीन की बात कर लीजिए।
क्योंकि नितिन नवीन जो है, नीतीश कुमार के बारे में तो कहा जा रहा है कि वो अस्वस्थ रह रहे हैं, नीतीश कुमार एक्शन में नहीं है, सब कुछ उन्होंने संजय झा के हाथ में दे दिया है। दिल्ली में ललन सिंह सब कुछ देख रहे हैं। तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा सवाल ये हो गया है कि नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कुर्सी खाली की है, उस पर उपचुनाव है। सम्राट चौधरी नए मुख्यमंत्री बने हैं, उनकी अग्नि परीक्षा है और इस परीक्षा में कई लोगों की गर्दन फंसी हुई है। शिक्षक से लेकर के गार्जियन तक सब इस परीक्षा में इस बच्चे को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार झटके पर झटके आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक फैसला लिया और उसने उम्मीदवार उतारा। उम्मीदवार उतारने के बाद जो कुछ भी हुआ सबको पता है। नॉमिनेशन फाइल हुआ, नॉमिनेशन फाइल होने के बाद नॉमिनेशन वापस लिया गया। इसके बाद की कहानी भी आपको अच्छी तरह से पता है। नए उम्मीदवार का चयन हुआ भारतीय जनता पार्टी से, एनडीए गठबंधन की बैठक हुई और यही वो अवसर था जब विपक्ष अपने लिए स्पेस खोज रहा था। तेजस्वी यादव ने आनन फानन में इमरजेंसी बैठक बुलाई और बांकीपुर क्षेत्र को अपने कब्जे में करने के लिए एक नया शगुफा छोड़ना शुरू कर दिया। कई परसेप्शन गढ़े गए, लेकिन अभी भी लड़ाई में अगर कोई है तो वो प्रशांत किशोर है। हम इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम बांकीपुर की चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं। हम चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि क्या जो वर्तमान परिस्थिति बनी है वो परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पूरे जो जदयू और बीजेपी है उसके भीतर के विद्रोह को लेगी। तो हम शुरुआत अगर करें जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, तो जनता दल यूनाइटेड में कई बार मैं इस बात को बोल भी चुका हूं, आपने देखा भी होगा और हिस्ट्री पर पूरा लिखा हुआ है कि जनता दल यूनाइटेड कैसे कैसे चलता था, किस तरह से उसमें लोग अपने आप को आगे बनाने के लिए दूसरे को सीढ़ी बनाते थे और नीतीश कुमार के करीबी बन जाते थे। इसकी शुरुआत कई लोगों के बाहर होने और कई लोगों को बाहर करने से लेकर के और भी कई बातों को लेकर के हुई। सबसे बड़ी बात यह हुई कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें सबको साइड करते करते, आपने सुना होगा कि कहा जाता था कि नीतीश कुमार के नवरत्न है, नीतीश कुमार की भूजा पार्टी है। तथाकथित रूप से कई बातें कही जाती थी। कहा यह जाता था कि नीतीश कुमार ऑफिसरों के इर्द गिर्द रहते हैं और उनके द्वारा लिए गए फैसले को ही वो लागू करते हैं और ऑफिसर जो है नीतीश कुमार के सुशासन को बनाए रखने के लिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ कई लोगों के नाम आते थे जो नीतीश कुमार की किचन कैबिनेट का हिस्सा थे, जिसमें आरसीपी सिंह से शुरुआत कर लीजिए। बाद में फिर आरसीपी सिंह हटे या हटाए गए तो उसके पहले तैयारी कर ली गई थी वहां उपेंद्र कुशवाहा को ला करके। उपेंद्र कुशवाहा हटे तो अशोक चौधरी, ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, इस तरह के लोगों का वहां एक जमावड़ा था। बीच में फिर मनीष वर्मा का नाम आ गया। जैसे आरसीपी सिंह हटे, मनीष वर्मा नंबर 1 में आने लगे। मनीष वर्मा को फिर से फॉल्स गोल मार करके, लंगड़ी मार करके उनको साइड में बैठा दिया गया। ये प्रक्रिया जो है जनता दल यूनाइटेड के भीतर में रिसाइकल होती रही और नीतीश कुमार अपने कुर्सी से मतलब था उनको, वो शासन चलाते रहे। इस स्थिति में कहीं ना कहीं जो जनता दल यूनाइटेड के भीतर चल रहा है, ये दो खेमों में सीधे सीधे नजर आ रहा है। एक खेमा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने वाला है और दूसरा खेमा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहना चाहता है। लेकिन इसमें भी कई सब डिविजन्स हैं, इसमें भी कई अलग अलग ब्रांचेज हैं। अब तो स्थिति ये हो गई है कि विद्रोह का कारण इतना हो गया है कि धीरे धीरे करके लोग छंटने लगे हैं। हालांकि शुरुआत छोटू सिंह से हुई है, लेकिन बात छोटू सिंह तक नहीं है। ये आंच किसको किसको झुलसाएगी, बात वहां तक पहुंच गई है। कहा तो ये जा रहा है कि इसकी शुरुआत और जनता दल यूनाइटेड को एक पाथ पर रखने और भारतीय जनता पार्टी के साथ ला करके 2024 में और नीतीश कुमार के रहते हुए पार्टी को एक विकल्प देने की कोशिश जो चल रही थी, उसमें ललन सिंह और संजय झा की भूमिका बहुत बड़ी थी। विजय चौधरी तो नीतीश कुमार के साथ ही रहा करते थे साय की तरह। विजेंद्र यादव तबीयत खराब था लेकिन फिर भी अस्वस्थ है, उम्र हो गई है, उसके बावजूद भी वो नीतीश कुमार के बहुत ही विश्वस्त साथियों में से एक रहे हैं। ये सभी लोग अब कहीं ना कहीं संजय झा और ललन सिंह को रिपोर्ट करने लगे। लेकिन अब जो बातें सामने आ रही हैं, जिस तरह का माहौल पिछले 48 घंटों में देखने को मिला, नीतीश कुमार से कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, किसको मिलने दिया जाए किसको नहीं मिलने दिया जाएगा, ये सारे फैसले नीतीश कुमार नहीं करता है।
जिस तरह के विरोधियों का मानना है, इसमें संजय गांधी और ललन सराफ की बड़ी भूमिका है और उनको नियुक्त किसने किया है? तो संजय झा ने। हालांकि बीच बीच में ललन सिंह को आपने देखा होगा कि जब भी कोई बड़ा भारतीय जनता पार्टी का चेहरा आता है नीतीश कुमार से मिलने, तो वहां ललन सिंह होते हैं। अब संजय झा और ललन सिंह के बारे में कहा यह जा रहा है कि ललन सिंह और संजय झा में पार्टी को अपने हाथ में लेने के लिए, स्टीयरिंग पकड़ने के लिए रस्साकसी मची हुई है। तो दूसरी तरफ चेहरा कहीं ना कहीं निशांत को बनाया गया है और निशांत जो है उनको सामने रख करके ये दोनों अपनी राजनीतिक गोटी सेकना चाहते हैं। इस बात को पार्टी के भीतर जो चेहरे हैं वो पसंद नहीं कर रहे हैं। लौकुश की पार्टी है और लौकुश की पार्टी में कोई दूसरा स्टीयरिंग पकड़ ले ये माना नहीं जा सकता है। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि ये सब कुछ चल रहा है, कई गुट बन गए हैं, कई गुटबाजियां हैं। लोगों ने खुल करके संजय झा के सामने, जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके सामने अपने डिमांड थे उसको रखा। उसका नतीजा ये हुआ कि उस एग्रेशन में तुरंत एक्शन हुआ और छोटू सिंह को पार्टी से 6 वर्षों के लिए निकाला गया। लेकिन बिल्कुल इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी चल रहा है। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को ऐसा लगता है कि वो मुख्यमंत्री के सबसे उपयुक्त, सबसे फिटेस्ट उम्मीदवार है और इसको लेकर के लोग अपने अपने हिसाब से अपनी विवेचना भी कर रहे हैं, अपने लिए प्रचार भी करा रहे हैं और दिल्ली तक अपनी लॉबी बनाने में कामयाब हो रहे हैं। जिसका नतीजा यह है कि कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को ये कह करके सम्राट चौधरी के फैसले, ये फैसले ठीक नहीं है, वो फैसले ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी ने अब तक जो फैसले लिए हैं वो सारे फैसले बोल्ड हैं। चाहे वो कैबिनेट की बैठक में अधिक से अधिक चीजों का निपटारा कर लेना हो, उस पर काम करना हो, या फिर और भी कई मामले हैं, प्रशासन के मामले में भी, सुशासन के मामले में भी, एडमिनिस्ट्रेशन के भी मामले में बहुत तेजी से वह काम कर रहे हैं। अलग अलग सेक्टर में लोगों को परेशानी नहीं हो, एक कड़ा फैसला उन्होंने लिया है। ब्यूरोक्रेसी के ऊपर उन्होंने एक बड़ा रिसर्च किया और उन्होंने कहा कि 30 दिन के अंदर में निपटा दीजिए, नहीं तो निपट जाइए। हर आवेदन का 30 दिन में निपटारा होना सुनिश्चित किया गया है। पब्लिक का कोई भी काम हो 30 दिन के अंदर में उसका डिस्पोजल जरूरी है। अगर नहीं करते हैं तो जिस अफसर के पास वो फाइल है, जिनके माध्यम से वो होना है, उनको अपने आप को ही रिजाइनेशन लिख करके घर बैठ जाना चाहिए। यानी कि कड़े एक्शन शुरू हो चुके हैं और इसके भी कारण कई हैं, जिसके चलते सम्राट चौधरी को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। सम्राट चौधरी जिस रास्ते पर चल रहे हैं और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, वो साफ साफ बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां हैं वो इशारा कर रही हैं कि विद्रोह तो हो रहा है, लेकिन विद्रोह के बाद अगर योद्धा की तरह खड़े रहें, और कोशिश भी उनकी है कि जब तूफान आया हुआ है तो थोड़ा सा झुक करके अपने आप को वर्तमान में बचा लेना है। सम्राट चौधरी ने कई फैसले लिए हैं, कई फैसलों पर उन्होंने राय लिया है लोगों से और कई फैसलों पर उन्होंने एक्ट भी किया है। नीतीश कुमार वर्तमान स्थिति में कुछ अलग न करें, इसके लिए सम्राट चौधरी बार बार नीतीश कुमार के दरवाजे को खटखटाते भी हैं। इन सारी परिस्थितियों में जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक होने की बात की जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो परिस्थिति है उसकी चर्चा हमने आपसे 2 दिन पहले की थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदल करके कहीं ना कहीं पहली जो लाइन है, पहला एज जो है, वो अपने विरोधियों को दिया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मजबूती इस बात की तरफ बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे सोचे समझे रणनीति के तहत ये सब कुछ किया है। अब हम आपको बताते हैं कुछ पॉइंट्स हमारे पास हैं जिसमें मूल जदयू जो समाजवाद की धारा पर चलती थी, जिसमें नीतीश कुमार ने सुशासन का एक फुट भरा, न्याय के साथ विकास की बात की, उसको लेकर के चलने के लिए निशांत को आगे रखा गया है। लेकिन निशांत कितना कैपेबल हैं ये आपसे छुपा नहीं है। वर्तमान में निशांत को लोग अलग अलग लेके चल रहे हैं। इसके बाद गुटबाजी उसके भीतर में है। कहा तो यह भी जा रहा है कि अशोक चौधरी एक अलग गुट को निर्देशित कर रहे हैं। अशोक चौधरी का एक अलग गुट है जो भारतीय जनता पार्टी से भी अपना बेहतर संबंध रखना चाहता है। जब से उनकी मुलाकात भरत तिवारी के गांव से लौटने के बाद सीधे होती है नितिन नवीन से, जो कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है,
उसके बाद एक चर्चा शुरू हो जाती है, लेकिन तुरंत वो एक कार्यक्रम में देखे जाते हैं सम्राट चौधरी के बगल में बैठे हुए। अब इसे राजनीति समझा जाए या इसे कहा जाए कि बैलेंस करने की कोशिश हुई। सम्राट चौधरी की जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से ये कहा जा रहा है कि अशोक चौधरी का पद और कद कम किया गया है। जनता दल यूनाइटेड के भीतर संजय झा और ललन सिंह ने उन्हें थोड़ा सा साइडलाइन किया है, क्योंकि अशोक चौधरी और नीतीश कुमार के रिश्तों में पुत्रवत और मित्रवत की बात नहीं थी। कहा जाता है अपने गार्जियन के रूप में मान करके अशोक चौधरी चल रहे थे, और नीतीश कुमार ने भी ये बताया था कि अशोक चौधरी उनके सबसे ज्यादा नजदीकी और कृपा पात्रों में से एक है। उनके घर चले जाना, उनसे बातचीत करना, हर जगह हर समय उनके बगल में रहना, इस सारी बातों को लेकर के अब एक बात ये भी आ रही है कि निशांत के लिए कौन वफादार है। तो निशांत को लेकर के अशोक चौधरी ने भी खूब फील्डिंग की है। उनका बार बार कहना है कि निशांत ही आगे आने वाला भविष्य है। इसके अलावा अब संजय झा और ललन सिंह का एक गुट आपने देख लिया। इस गुट से भी लोगों की नाराजगी है। एक पक्ष ललन सिंह का समर्थन कर रहा है तो दूसरा पक्ष जो है संजय झा के साथ खड़ा जरूर है, लेकिन इसका तीसरा पहलू भी सामने आ रहा है कि दोनों से अलग जनता दल यूनाइटेड एक अलग दिशा में जाना चाहती है और कुछ पुराने लोगों को जोड़ना चाहती है, जिसमें आरसीपी सिंह का भी नाम आ रहा है। मनीष वर्मा को भी पावर और ज्यादा दिए जाने की बात की जा रही है। ये सारी परिस्थितियां निश्चित रूप से जनता दल यूनाइटेड के भीतर एक बड़े ज्वार भाटा की तरह है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में भी बिहार के लिए एक बड़ी चुनौती, कड़ी चुनौती नितिन नवीन के पास है, तो दूसरी चुनौती सम्राट चौधरी के पास है। इन दोनों को लेकर के भी नितिन नवीन के फैसले, हालांकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देश भर के फैसले उनसे पर किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन बिहार को लेकर के जो फैसले उनके हुए हैं, उम्मीदवारी को लेकर के, उस फैसले से लोग सहमत नहीं थे, जिसके कारण आपको पता है कि अभिषेक बंटी का जो है वो टिकट कटा और नीरज कुमार को लाया गया। नीरज कुमार के उम्मीदवारी से भी अभी तक संतुष्टि नहीं है। अब यहां से मात्र 17-18 घंटे या फिर 24 घंटे, आप कह सकते हैं कि 24 घंटे बचे हुए हैं। 13 तारीख को नामांकन का अंतिम दिन है। प्रशांत किशोर ने भी अभी नामांकन नहीं किया है और नीरज कुमार भी 13 तारीख को नामांकन करने जाएंगे। दोनों ने अपने अपने नामांकन की तिथि अंतिम दिन रखी है। अंतिम दिन क्यों रखी है, इसके पीछे भी कहानी है। और अंतिम दिन से पहले अगर ये मान के चलिए कि अभिषेक बंटी का नामांकन 13 तारीख को हुआ रहता तो उनके पास ये भी मौका नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के पास, कि वो दोबारा अपना उम्मीदवार बदल सकती। मजबूरी में अभिषेक बंटी को ही चुनाव लड़ाना पड़ता। लेकिन आप समझ सकते हैं कि अभिषेक बंटी को तो जाना था, इसलिए उनका नामांकन पहले करा दिया गया। अब ये भारतीय जनता पार्टी की चाल भी हो सकती है, जिसकी चर्चा मैंने कई बार की है। आप भारत लाइव पर पीछे जाइएगा तो मैंने साफ कहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों को समाप्त करने का, अपने कंपटीटर्स बदलने का, कंपटीटर्स जो बड़े कंपटीटर हैं उनको साफ करने का एक प्लान रच रही है। प्रशांत किशोर इस चुनाव में क्या करते हैं ये बड़ी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो है खुल्लम खुल्ला विद्रोह हो रहा है, वो किस तरफ लेके जा रहा है। क्या इसका असर इस वर्तमान चुनाव, जो कि सबसे हॉट सीट बना हुआ है और प्रतिष्ठा दांव पे फंसी हुई है, उसमें बचाएगा या प्रतिष्ठा लेकर के बैठ जाएगा। प्रशांत किशोर क्या करेंगे, ये भी सवाल है। इन सवालों के जवाब में कई अलग अलग जातियों के नेताओं से जब बातचीत आप कीजिएगा तो सामने से कुछ और कहते हैं, लेकिन उनके मन में कुछ और है। मैंने कल भी यह बात कहा था और मैं लगातार जब तक ये चुनाव खत्म नहीं होगा मैं ये बताऊंगा, 30 तारीख तक जनता का मूड और मिजाज कई बार हिचकोले लेगा, लेकिन जब वोटिंग के समय लोग जाएंगे उस समय उनका यहां से क्या इजाजत देता है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। देखना होगा कि क्या फैसला आता है। कई जाति समूह इस बार कुछ अलग करने की सोच रहे हैं। क्या अलग करने की सोच रहे हैं, क्या होने वाला है, ये सब कुछ हमारी नजर है। वर्तमान जो परिस्थिति बनी है उसमें एक बात तो साफ है कि जो कोलाहल मचा हुआ है उसमें किसका किसका विकेट गिरेगा।
भाजपा की तरफ से किसका और जदयू की तरफ से किसका। इस चुनाव के बाद कई बड़े राजनीतिक फैसले होने हैं, इसकी भी आप तैयारी कर लीजिए। सोच लीजिए कि बिहार में बांकीपुर चुनाव के बाद कई बड़े फैसले होंगे और कई लोगों का विकेट गिरेगा, जिसमें से कई नाम बड़े भी हो सकते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।